दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाने और 2-4x7 आपूर्ति के लिए अभिनव समाधान। दिल्ली 16.8 मिलियन निवासियों वाला एक मेगा सिटी है। उच्च पानी और ऊर्जा की खपत, दिन ब दिन बढ़ती जनसंख्या, अनुचित भूमि उपयोग, ताजी हवा, ताजे पानी की बढ़ती आवश्यकता, बढ़ती लागत और बढ़ता प्रदूषण कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने दिल्ली के प्रबंधकों को समस्याओं से निपटने के लिए नवीन समाधानों का उपयोग करने के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है। शहर पानी की उपलब्धता में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे प्रति व्यक्ति पानी की खपत में कमी आ रही है। बेहतर जल प्रबंधन दिल्ली और दुनिया के सभी बढ़ते शहरों के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, जिसका अर्थ है लोगों और आर्थिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध कराना, अपशिष्ट जल का उचित निपटान, पुनर्चक्रित पानी का अधिकतम उपयोग। शहर में सभी को पर्याप्त मात्रा में ताजा पानी उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। ये पेपर दिल्ली के जल प्रबंधन से संबंधित समस्याओं, आवश्यक सुधारों पर केंद्रित है, जो दिल्ली में सभी को पर्याप्त मात्रा में ताजा पानी उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। दिल्ली के जल संसाधन नदी जल यमुना, गंगा, हंदन एवं काली नदी, जलाशय और दिल्ली के अंदर 105 भूमिगत जलाशय और दिल्ली के बाहर हिमाचल और उत्तरांचल में जल भंडार, भूजल। दिल्ली जल बोर्ड के रेनी वेल्स और ट्यूबवेल्स के माध्यम से लगभग 80 mgd भूजल की खोज की जा रही है। पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल की उपलब्धता 24.5 mgd, कुल सीवेज उपचार क्षमता 514.75 mgd। तालिका एक कच्चे जल के स्रोत और जल उत्पादन क्रम संख्या WTP उत्पादन का नाम, जिसमें प्रक्रिया अपशिष्ट mgd से पुनर्चक्रण भी शामिल है। कच्चे पानी की आपूर्ति का स्रोत 1 चंद्रावल 94 वजीराबाद तालाब 2 वजीराबाद 135 वजीराबाद तालाब 3 हैदरपुर 226 दिल्ली शाखा, मौजूदा कच्ची नहर 4 नांगलोई 40 5 OKHLA 10 कच्चा पानी अंततः मुनक नहर के माध्यम से आएगा। हालांकि अंतरिम व्यवस्था के रूप में चंद्रावल रिसाइकलिंग प्लांट से पुनः प्राप्त पानी को ओखला WTP में पंप किया जा रहा है। 6 द्वारका 7 बवाना 8 भागीरथी 107 ऊपरी गंगा नहर 9 सोनिया विहार 141 WTP से उत्पादन 753 सतही जल से बी रेनी वेल्स 15 लग 80 उप सतह जल से एवं टी वेल्स लगभग 4400 कुल ए जोड़ बी 833 mgd स्रोत दिल्ली 2014 2 स्रोत www.cjwb.gov in 2014-3। जल की कमी के कारण जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण पानी की कमी का कारण है। हालांकि ताजे पानी की उपलब्धता हर साल लगभग समान रहती है, लेकिन विभिन्न गतिविधियों के कारण इसकी कमी के कारण मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्रोत www.cjwb.gov in 2014-3। दिल्ली में पानी की अधिक उपलब्धता के लिए सुधार की जरूरत। दिल्ली में पानी की उपलब्धता में सुधार के बारे में चर्चा करने से पहले आइए सिंगापुर की पानी की सफलता की कहानी पर एक नजर डालते हैं। सिंगापुर वाटर स्टोरी पब 2014 पब सिंगापुर वाटर स्टोरी 4। सिंगापुर का क्षेत्रफल 710 वर्ग किमी और जनसंख्या 5399 है। पानी के मोर्चे पर उनका ध्यान बारिश, तूफान और नाली के पानी के अधिकतम संग्रहण, बेहतर जल उपचार प्रक्रियाओं और ऑनलाइन निगरानी और नियंत्रण के साथ सर्वोत्तम जल वितरण प्रणाली पर रहा है। इसके परिणामस्वरूप जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली की उपलब्धता, आर्थिक गतिविधियां और अधिकांश चीजें सकारात्मक हुई हैं। पब जल प्रबंधन के लिए सिंगापुर सरकार की एजेंसी है। कोई जलभृत न होने और सीमित जल संसाधनों के कारण अच्छे जल प्रबंधन और सर्वोत्तम नवीन विचारों के उपयोग ने सिंगापुर को जल प्रबंधन में एक रोल मॉडल बना दिया है। जल प्रबंधन सर्वोत्तम प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। जल प्रबंधकों का फोकस सिंगापुर के 4 राष्ट्रीय नलों पर है, जो इस प्रकार हैं। स्थानीय जलग्रहण जल, सिंगापुर की भूमि पर गिरने वाले अधिकांश वर्षा जल को हर संभव विकल्प जैसे नहरों,
नदियों, तालाबों, नालों के माध्यम से 17 जलाशयों में एकत्रित करना। जलाशयों के अंदर के इस पानी को उपचारित किया जाता है और आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। उनका लक्ष्य 2060 तक 90% वर्षा जल का दोहन करना है, क्योंकि मलेशिया के साथ 2061 तक का समझौता वहां की जरूरतों के कारण उस समय तक नवीनीकृत नहीं हो सकता है। एनी जल डीप टनल सीवरेज सिस्टम DTSS के माध्यम से सभी उपयोग किए गए अपशिष्ट और नाली के पानी का संग्रह, एक 48 किलोमीटर लंबा प्रयुक्त जल सुपर हाईवे जो सिंगापुर के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों से उपयोग किए गए और अपशिष्ट जल को केंद्रीकृत तक पहुंचाता है। उपचार के लिए बैडॉक, क्रांजी, उलू पांडन और चांदी में 4 जल पुनर्ग्रहण संयंत्र। यहाँ प्रयुक्त नाली के पानी के शुद्धिकरण के लिए सर्वोत्तम तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस पानी को और अधिक शुद्ध करके इसे न्यू वाटर कहा जाता है, जो पीने के पानी के लिए WHO के मानकों से भी अधिक है। समुद्री जल का अल्वनीकरण, तुआस में सिल्क स्प्रिंग डिसैलिनेशन प्लांट में रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया तकनीक का उपयोग करके समुद्री जल का अल्वनीकरण किया जाता है, जो एशिया में सबसे बड़ा है और प्रतिदिन 30 मिलियन गैलन पानी का उत्पादन करता है, जो कुल मांग का लगभग 10% है। तुआ स्प्रिंग डिसैलिनेशन प्लांट नाम का दूसरा प्लांट भी सितंबर 2013 में खोला गया। PUB 2014 PUB डिसैलिनेटेड वाटर 5, जिसकी क्षमता 70 मिलियन गैलन प्रतिदिन है और इससे कुल शुद्ध जल की आवश्यकता का 25% उत्पादित किया जाता है। समुद्री जल से उत्पन्न आयातित जल, सिंगापुर ने मलेशिया के साथ 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। एक प्रतिदिन 86 मिलियन इंपीरियल गैलन की आपूर्ति के लिए 2011 तक वैध है और दूसरा मलेशिया के अंदर कम लागत पर जोहर जलाशयों से प्रति दिन 250 मिलियन इंपीरियल गैलन खींचने के लिए 2061 तक वैध है। लोगों और संगठनों को पानी बचाने के लिए कई तरीकों से प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें हर साल पानी के हित में योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा पब समुदाय के सभी लोगों तक पानी पहुंचाने, पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करने आदि विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित करता रहता है। लेखक द्वारा प्रस्तावित दिल्ली के लिए जल संरक्षण रणनीतियाँ। दिल्ली में जल प्रबंधन के लिए राहुल झा चार्ट 1। वर्षा सागर नदी। यदि हम पृथ्वी और समुद्र पर जल चक्र को बारीकी से देखें तो पाएंगे कि पानी का मुख्य स्रोत समुद्र ही है। समुद्र से पानी बादलों के रूप में ऊपर उठता है। यह बादल पहाड़ों और मैदानों पर बारिश और बर्फबारी देते हैं। पहाड़ों और मैदानों का पानी नदी प्रणाली कई छोटी और बड़ी नदियों से बहता है और नदी से वापस समुद्र में चला जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु भी समुद्र है और अंतिम बिंदु भी समुद्र है और ये लाखों वर्षों से जारी है। ये चक्र चलता रहता है। इसके अलावा पृथ्वी की असमान सतह के कारण भी कुछ पानी पृथ्वी पर रह जाता है और हमें झीलें, जलाशय, तालाब और अन्य जल स्रोत मिलते हैं। हम इस पानी का कुछ हिस्सा और इस पानी का कुछ हिस्सा भूजल के रूप में उपयोग करते हैं, जो जमीन के अंदर जलवाही स्तर में चला जाता है। सामान्य मानसून के दौरान पानी की उपलब्धता की इतनी समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर हिमालय पर कम बारिश होती है तो दिल्ली में पानी की भारी कमी होने की संभावना रहती है। पानी इतना कीमती है कि एक बार इसकी कमी होने पर गंभीर समस्या हो सकती है और कोई भी अधिकारी कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। इसलिए अधिक से अधिक पानी के भंडारण और संरक्षण के लिए नवीन तकनीकों की आवश्यकता है। ये पेपर नवोन्मेषी तरीके पर केंद्रित है, जिसके द्वारा पानी की उपलब्धता को वर्तमान स्तर से बढ़ाया जा सकता है और दिल्ली के सभी ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल इस तरह उपलब्ध कराया जा सकता है कि सभी को 2-4x7 पानी मिले। दिल्ली में पानी के लिए पर्याप्त शहर बनने की क्षमता है, लेकिन केवल तभी जब इसके पास सर्वोत्तम योजना और सर्वोत्तम कार्यान्वयन प्राधिकरण हो। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, ऊर्जा उपलब्धता, आर्थिक गतिविधियां आदि जैसे अन्य कारक भी जल के अच्छे प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान परिदृश्य दिल्ली को 1.68 करोड़ व्यक्तियों के उपयोग के लिए लगभग 841 mgd पानी की आवश्यकता होती है। तालिका 2
यदि सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए समान मात्रा में पानी जोड़ा जाए तो ये भारी मात्रा में पानी बन जाता है और इसे प्रबंधित करने के लिए बड़े प्रयास की आवश्यकता होती है। दिल्ली पानी के लिए दिल्ली के अंदर और बाहर कुछ जलाशयों, नदी जल, भूजल और कुछ पुनर्नवीनीकृत अपशिष्ट जल पर निर्भर है। तालिका 1.68 करोड़ आबादी वाली दिल्ली की पानी की आवश्यकता को दर्शाती है। प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकता 1.68 करोड़ लोगों की दैनिक आवश्यकता प्रति व्यक्ति। वार्षिक आवश्यकता दिल्ली के 1.68 करोड़ व्यक्ति की वार्षिक आवश्यकता 189.5 तारांकन लीटर 3183.6 मेगालीटर में मेगालीटर 50.06 गैलन 841 mgd 0.091675116201 तारांकन। दिल्ली 2014 6 दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली। प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता। प्रस्तावित रणनीतियां दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल प्रबंधन के सिंगापुर मॉडल से कुछ प्रासंगिक सीख लेना आवश्यक है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है प्राकृतिक वर्षा, जल का अधिकतम संग्रह करना, अधिक जलाशय बनाना, नदी, जमीन और अपशिष्ट जल का सर्वोत्तम संभव तरीकों से उपयोग करना और कचरे को उपयोगी उत्पादों में अधिकतम रूप से परिवर्तित करना। सिंगापुर जल कहानी को बेंचमार्क के रूप में लेते हुए लेखक द्वारा निम्नलिखित बिंदु प्रस्तावित किए जा रहे हैं। वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, बारिश की हर बूंद को एकत्रित करने का प्रयास संभव, वर्षा जल के संग्रहण को अधिकतम करने और वर्षा जल एकत्र करने वाले जल निकायों के उचित रखरखाव के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इस संबंध में कुछ पहल पहले ही की जा चुकी हैं। जेएनयू परिसर में पहले से ही 3 चेक डैम का निर्माण किया जा चुका है और इको हाइड्रोमोर्फोजियोलॉजिकल क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए उपयुक्त जल विज्ञान, भूविज्ञान, आकृति विज्ञान, वृक्षारोपण के साथ भूजल स्तर में पर्याप्त वृद्धि हुई है और पुनर्भरण के बाद जेएनयू परिसर में गुणात्मक सुधार हुआ है। चेक डैम। दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी भूजल पर्यावरण में सुधार और पर्यावरण संरक्षण के लिए इसी प्रकार की वर्षा जल संचयन प्रथाओं की आवश्यकता है। भूजल अन्वेषण में सैटेलाइट सेंसर की भूमिका 2008-7। वर्तमान में भूजल रिचार्जिंग के लिए दिल्ली में कई स्थानों पर वर्षा संचयन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली को अधिक से अधिक चेक बांधों और जलाशयों की आवश्यकता है जो शहर के लिए भूजल उपलब्धता में सुधार करने में मदद करेंगे। दिल्ली में सभी जगहों पर चेक डैम नहीं बनाए जा सकते। ऐसे स्थानों में तालाब के रूप में जलाशय वर्षा जल को एकत्रित करने में मदद कर सकते हैं, जो धीरे धीरे जमीन के अंदर जा सकता है और भूजल की पूर्ति करता रह सकता है। जल भंडारण के लिए अभिनव समाधान, जलाशयों के रूप में तालाब। दिल्ली का क्षेत्रफल 1484 वर्ग किमी है। इतने बड़े क्षेत्र की वर्षा एकत्रित नहीं की जा सकती। केवल कुछ जलाशयों में, और यह बेहतर है कि पूरे दिल्ली क्षेत्र में छोटे जलाशयों की संख्या वितरित की जाए, जिसके परिणामस्वरूप पूरी दिल्ली से वर्षा जल का बेहतर संग्रह हो सकता है। दिल्ली के अंदर पानी रखने के लिए कई बड़े जलाशय खाली जमीन की कमी के कारण संभव नहीं है। हालांकि दिल्ली के हजारों पाकों में वर्षा जल का भंडारण किया जा सकता है, जिसमें बारिश और तूफान के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब हो सकते हैं, जो पाकों के आसपास वनस्पति बढ़ाने, भूजल पुनर्भरण में मदद कर सकते हैं, आपातकालीन जलाशय के रूप में कार्य कर सकते हैं और कई अन्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। एक अभिनव समाधान यह है कि पूरी दिल्ली में फैले हजारों पाकों के अंदर इन पाकों के 10-20% क्षेत्र में इस तरह से तालाब बनाया जाए कि पाक के अंदर और पाक क्षेत्र के आसपास का वर्षा जल तालाब में जाने का रास्ता खोज ले और अधिकांश पानी जाने की बजाय तालाब में चला जाए। इन तालाबों में नाली एकत्रित होती है। तालाब क्षेत्र के आसपास के सभी वर्षा जल को तालाब में मोड़ने की व्यवस्था की जा सकती है, ताकि वर्षा जल का संग्रहण अधिकतम हो सके और केवल थोड़ी मात्रा में पानी नाले में जाए, जो कि आवश्यक भी है। इससे दिल्ली को कई तरह से मदद मिल सकती है और यह कार्य कर सकता है आपातकाल के दौरान भी शहर को पानी की आपूर्ति के लिए जलाशय
जमीन की कम उपलब्धता के कारण दिल्ली के अंदर बड़ा जलाशय संभव नहीं है, लेकिन दिल्ली में कई पाकों में तालाब हो सकते हैं जो वर्षा जल और तूफान का पानी एकत्र करें और पाकों के आसपास वनस्पति बढ़ाने में मदद करें। भूजल पुनर्भरण को बढ़ाएं, तालाबों के पानी को निस्पंदन प्रक्रिया के बाद ही जमीन के अंदर जाने दें। ये हर तालाब में निस्पंदन प्रणाली प्रदान करके किया जा सकता है। पाकों की आवश्यकता के लिए पाइप्ड पानी बचाएं। इस प्रकार पाइप्ड पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी क्योंकि पाकों की पानी की आवश्यकता को पाकों के अंदर इन तालाबों से पूरा किया जा सकता है। आपातकालीन भंडार के रूप में कार्य करें। http://www.mdpi.com/1424 योजक चिन्ह 8220/8/3/2006/htm कोष्टक 8। पाकों के अंदर तालाब जोड़ सकते हैं आंतरिक पर्यावरण, सौंदर्य और मनोरंजक लाभ, मछली पकड़ना और अन्य बाहरी गतिविधियां जैसे तैराकी और खिलौना। नौक दौड़। शहरी तालाबों के चारों ओर बनाए गए पैदल मार्ग समुदाय तक पहुंच प्रदान करते हैं। सदस्य विभिन्न तरीकों से तालाब का आनंद ले सकते हैं। सौंदर्य। भूजल स्तर में वृद्धि। तालाब सभी उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। इनमें हजारों नौकरियां पैदा करने की क्षमता होती है, हजारों टन भोजन होता है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अतिरिक्त पानी प्रदान करके जीडीपी वृद्धि में मदद मिल सकती है। पानी के संरक्षण और कई सकारात्मक पहलुओं में मदद मिल सकती है और इसलिए ये समय की मांग है। अधिक पानी संग्रहित करना हमेशा बेहतर क्यों होता है? अधिक पानी का भंडारण करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे घरों, शहरों और दुनिया को कुछ और समय तक पानी का उपयोग करके सामान्य काम करने में मदद मिल सकती है और इस दौरान पानी की व्यवस्था की जा सकती है या हम बारिश या अन्य स्रोत से पानी प्राप्त कर सकते हैं। यदि जल का भंडारण सही ढंग से नहीं किया गया तो गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है जो कोई भी नहीं चाहेगा। नदी के पानी और राज्य के बाहर स्थित जलाशय पर निर्भरता पानी की निरंतर और सुचारू आपूर्ति की गारंटी नहीं दे सकती है। मिस्र और इथियोपिया के बीच नील नदी जल मुद्दे पर गंभीर समस्या है जो युद्ध में बदल सकती है। भविष्य में भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ नदी जल संबंधी गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कावेरी जल मुद्दे पर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य गंभीर विवाद में उलझे हुए हैं। इसी तरह दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि राज्य या देश के बाहर के जल स्रोतों पर निर्भरता दिन ब दिन जोखिम भरी होती जा रही है। इसलिए बेहतर है कि राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक पानी संरक्षित करने के ऐसे तरीके खोजें जो पानी की उपलब्धता की पूरी गारंटी दे सकें। चित्र 1। आपातकालीन स्थिति के लिए या उपलब्धता बढ़ाने के लिए पानी की भंडारण व्यवस्था। कोई भी घर, बाल्टी या टैंक में। दिल्ली जैसा शहर, हजारों तालाबों में पानी भरने की लागत, शहरी दरें। पाकों के अंदर पानी भरने की लागत 0। वर्षा जल। वर्तमान में पाकों में पानी की आपूर्ति पाइप प्रणाली के माध्यम से या तो नगरपालिका आपूर्ति के माध्यम से या भूजल निकालने के लिए पंपों के उपयोग से की जाती है। तालाब कई महीनों तक पाकों के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं और पाइप वाले पानी का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है जिससे पाइप वाले पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है। पार्क के अंदर और आसपास के सभी पानी को डाइवर्ट करने की व्यवस्था की जा सकती है ताकि बारिश के दौरान पानी इसके अंदर एकत्र हो सके जो भूजल रिचार्जिंग में मदद कर सकता है और आपातकाल के दौरान ये शहर में पानी की आपूर्ति के लिए जलाशय के रूप में भी कार्य कर सकता है। अगर समझदारी से इसका उपयोग किया जाए तो यह अगले 20 वर्षों तक दिल्ली की सभी जल समस्याओं का समाधान कर सकता है। आपातकाल के दौरान उपयोग के लिए सभी तालाबों और अन्य जल संग्रहण निकायों को वास्तविक समय निगरानी प्रणाली का उपयोग करके पाइपों के नेटवर्क से जोड़ा जाना चाहिए। नदी मानसून की बारिश के दौरान नदी से अतिरिक्त बाढ़ का पानी निकालने के लिए ताकि यह सभी तालाबों और अन्य जल निकायों को पूरी तरह से भर दे। आपातकाल के दौरान उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति के लिए दिल्ली का मुख्य जलाशय, नाली का पानी, अपशिष्ट जल कॉर्पोरेट जगत के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा अवसर बनने जा रहा है। दिल्ली को सभी संभावित अपशिष्ट जल को एकत्र करने और इसे दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर
स्थित WWTP में स्थानांतरित करने के लिए अधिक जल निकासी पाइपों की आवश्यकता है। नाली के पानी को WWTP में उपचारित कर रिट्रीट कर आपूर्ति की जाए। राजस्व संग्रहण में मदद करें। प्रारंभ में जल प्रबंधन में PPP मोड के तहत PSU या निजी भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिए और बाद में स्थिति के आधार पर सरकारी हिस्सेदारी को कम किया जा सकता है, जिससे दक्षता में वृद्धि हो सकती है और लोगों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति मिल सकती है। निजीकरण से केवल जन आंदोलन ही हो सकता है। इस संदर्भ में दिल्ली की जल आपूर्ति में सुधार के लिए PricewaterhouseCoopers को शामिल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन पानी के निजीकरण से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के कारण ऐसा नहीं हो सका। सरकारी इक्विटी को धीरे धीरे कम करने से दीर्घकालिक समाधान मिल सकता है, जिसमें दक्षता और उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने की क्षमता है। पिछले एक दशक में दुनिया भर में जल निजीकरण विरोधी उग्र अभियानों और विरोध प्रदर्शनों के उदाहरण मौजूद हैं। बेकर के 2007 द कॉमन वर्सेस द कम्युनिटी 2007-11 निम्नलिखित की निरंतर ऑनलाइन निगरानी से दक्षता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। जल आपूर्ति, रिसाव का पता लगाना और सुधार करना, अपशिष्ट संग्रहण एवं प्रबंधन, मीटर रीडिंग, बिलिंग और जल शुल्क संग्रहण प्रणाली। इसके अलावा वार्षिक आधार पर पानी की दर को इस तरह से विनियमित करने की आवश्यकता है ताकि कम से कम सभी खर्चों और विकास योजनाओं को कवर किया जा सके, जिससे जल आपूर्ति नेटवर्क की बेहतर आपूर्ति, रखरखाव और विस्तार सुनिश्चित हो सके। दिल्ली को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में विभिन्न कारणों से बाहर से आयातित पानी प्राप्त करने में समस्या हो सकती है, जैसे राजनीतिक ग्लेशियरों के सिकुड़ने से भविष्य में नदियों में पानी की उपलब्धता में कमी आएगी। दिल्ली को पानी संग्रहित करने के लिए अधिक जलाशयों की आवश्यकता है, जो आपातकाल के दौरान सहायक हो सकते हैं, क्योंकि पानी के लिए अन्य राज्यों पर निर्भरता महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि कुछ अवसरों पर अन्य राज्य अपने स्वयं के उपयोग के कारण पानी देने से पूरी तरह इनकार कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि ऊपर बताए गए सभी बिंदुओं का जल्द ही पालन करना होगा, अन्यथा निकट भविष्य में पानी की भारी कमी हो सकती है। दिल्ली में सभी को पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराने की सिफारिशें। दिल्ली को पानी की आपूर्ति करने वाली सभी नदियों और जल निकायों पर उचित ध्यान, नाले के पानी या अन्य अपशिष्ट जल को ताजे पानी में मिलाने से रोकना। बर्बाद पानी को बोझ के बजाय एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उचित पृथक्करण, संग्रहण, उपयोगी उत्पादों में रूपांतरण और अवशेषों का निपटान आवश्यक है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए संतुलित जल शुल्क, लेकिन किफायती जल संबंधी नवीन उपकरणों के लिए अनुसंधान एवं विकास, संरक्षण उपयोगकर्ता और आपूर्तिकर्ता का उद्देश्य होना चाहिए। इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से रिसाव को न्यूनतम किया गया। पाइपों का उचित रखरखाव, बर्बादी, रिसाव और दुरुपयोग पर भारी जुर्माना, पीने योग्य पानी और गैर पीने योग्य पानी की अलग अलग आपूर्ति, पीने योग्य पानी का उपयोग कार धोने, बगीचे आदि के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भूजल उपयोग पर सख्त नियंत्रण, वर्षा जल संचयन हर घर, व्यवसाय, गैर व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए आवश्यक है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करना और उनका स्थानांतरण करना, लोगों को पानी की बचत और उचित उपयोग के महत्व के बारे में शिक्षित करने का निरंतर प्रयास। दिल्ली को 6 स्तरीय पाइपलाइन नेटवर्क सिस्टम की जरूरत है। में नदी के पानी, पाकों के अंदर के तालाबों और अन्य जल निकायों को मुख्य कच्चे जल उपचार संयंत्र जलाशयों से जोड़ने के लिए पाइपलाइनों का आर नेटवर्क। द्वितीय, मानसून की बारिश के दौरान नदी से अतिरिक्त बाढ़ के पानी को सभी तालाबों और जल निकायों तक पहुंचाने के लिए पाइपों का ई नेटवर्क, ताकि यह सभी तालाबों और अन्य जल निकायों को पूरी तरह से भर दे। पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइनों का पी नेटवर्क। ये पाइपलाइन पहले से ही मौजूद है, लेकिन दिल्ली के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए नहीं। इसे सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। IV कार धोने, बागवानी आदि में उपयोग के लिए सभी उपयोगकर्ताओं को गैर पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइनों का नेटवर्क।
सभी संभावित अपशिष्ट जल और नाली के पानी को एकत्र करने और इसे अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में लाने, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा उपचारित वापस लेने और एन नेटवर्क के माध्यम से गैर पीने योग्य पानी के रूप में आपूर्ति करने के लिए पाइपलाइनों का डब्ल्यू नेटवर्क। वी प्रीमियम जल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइनों का प्रीमियम नेटवर्क। ये पाइपलाइन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित भी आवश्यक है: नए अपशिष्ट जल संयंत्रों की संख्या ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सारा अपशिष्ट जल है अच्छा इलाज किया जाए और कुछ भी अनुपचारित न रहे। नए जलाशयों की संख्या, कच्चे पानी, सीवेज आदि के लिए उपचार संयंत्र, व्यर्थ जल उपचार संयंत्र। ऊपर बताए अनुसार विभिन्न प्रकार की पाइपलाइनों का विशाल नेटवर्क बिछाना। स्मार्ट और बुद्धिमान नेटवर्क प्रौद्योगिकी। अब वास्तविक समय में विभिन्न पाइपलाइनों के विशाल नेटवर्क की निगरानी और नियंत्रण करना एक आवश्यकता बन गई है ताकि उपयोगकर्ताओं को निर्बाध सेवाएं दी जा सकें। 2021 में दिल्ली में पानी की उपलब्धता के लिए भविष्य की समस्याओं का अनुमान। बढ़ती जनसंख्या एवं आर्थिक गतिविधियों के कारण कई गुना वृद्धि की आवश्यकता। बढ़ती और अप्राप्य लागत। नदियों और ग्लेशियरों का व्यवहार ज्ञात नहीं। तालिका 4 वर्तमान और 50 वर्षों के बाद जल परिदृश्य को दर्शाती है। 16.8 मिली के लिए एक स्रोत वर्तमान आपूर्ति MGD। दिल्ली के लोगों पर लगभग अगले 50 वर्षों के बाद का परिदृश्य 2 यमुना 502 कूप क्षमता वृद्धि संभव नहीं, 3 गंगा 240 100 भागीरथी WTP एवं 140 सोनिया विहार। संभावनाएं मौजूद हैं लेकिन भविष्य अनिश्चित है। 4 भाखड़ा भंडारण 244 मुनिक नहर के माध्यम से, 44 नांगलोई एवं 200 हैदरपुर। संभावनाएं मौजूद हैं लेकिन भविष्य अनिश्चित है। 5 दिल्ली जल बोर्ड के ट्यूबवेल और रैनीवेल, 80 घटता भूजल, 6 निजी ट्यूबवेल, 270 घटता भूजल, 7 सागर, 0 असीमित तारांकन कुल 900 लगभग। http://www.delhi.gov.in/wps/wcm/wconnect/do it_djb तारांकन फ्यूजन तकनीक, सुपरकंडक्टिविटी और ऐसे अन्य उपयोगी अनुसंधान की सफलता के अधीन दिल्ली में पानी के लिए भविष्य के समाधान। यह एक ऐसा विषय है जिस पर वैश्विक ध्यान देने की आवश्यकता है। R&D पर और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, फ्यूजन तकनीक, सुपरकंडक्टिविटी और इसी तरह की कई शोध गतिविधियों में सफलता पानी के समाधान की भविष्य की सफलता निर्धारित करेगी। जलाशयों को बढ़ाने और अधिक से अधिक वर्षा जल एकत्र करने के प्रयासों के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। पानी की बेहतर गुणवत्ता और मात्रा की उपलब्धता के लिए नवीन विचार, ताजे पानी के संरक्षण, वितरण, अपशिष्ट जल और कचरे को उपयोगी उत्पाद में बदलने के क्षेत्र में गहन अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए कि कचरे का संचलन, इसमें शामिल लागत और इसके परिणामस्वरूप होने वाले प्रदूषण के सीधे आनुपातिक है। घरों में उपयोग के लिए कूड़ेदान के आकार के नए छोटे कम लागत वाले संयंत्र डिजाइन किए जाने चाहिए जो एकत्र करने, रसायनों के साथ मिश्रण करने, ईंधन गैस का उत्पादन करने में सक्षम हो, जिसका उपयोग रसोई में खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप दैनिक आधार पर घरों से निकलने वाले कचरे के बड़े हिस्से का बहुत कम स्थानांतरण हो सकता है। इस कूड़ेदान से बचे हुए थोड़े से कचरे का उपयोग बगीचे में पौधों के लिए खाद के रूप में किया जा सकता है। उद्देश्य उस कचरे का उपयोग करना है जिसे अन्यथा परिवहन, तेल, गैस को जलाना की आवश्यकता होती है। निपटान स्थल पर इसे निपटाने के लिए मानव घंटे का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता होती है। कचरे को ईंधन गैस में बदलने से तेल, गैस, विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिल सकती है। तेल और गैस बचाने का मतलब कम तेल, गैस जलाना भी हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कम प्रदूषण, कम भूजल प्रदूषण होता है।
कॉलोनियों, सोसाइटी स्तर पर उपयोग के लिए समान प्रकृति के बड़े पौधे जो कचरे से गैस एकत्र करने, उत्पादन करने में सक्षम हैं, जिसका उपयोग रोशनी, हीटिंग सिस्टम के लिए घरों में आपूर्ति, खाना पकाने और कॉलोनी, सोसाइटी के किसी अन्य उपयोग के लिए किया जा सकता है। इससे ईंधन की समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है और भूजल प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। इनोवेटिव मास्टर पाइप अवधारणा, बगीचे में उपयोग के लिए प्रीमियम पानी, पीने योग्य पानी, गैर पीने योग्य पानी की आपूर्ति, बिजली, केबल नेटवर्क, रसोई गैस, टेलीफोन, इंटरनेट नेटवर्क और किसी भी समान सेवा वितरण एजेंसी को एक दूसरे के साथ समन्वय करना चाहिए और अपनी सेवा की आपूर्ति करनी चाहिए। एकल पाइप नेटवर्क प्रणाली मास्टर पाइप नामक इस एकल पाइप में पानी के पाइप, बिजली के तार, केबल नेटवर्क तार, रसोई गैस पाइप, टेलीफोन, इंटरनेट नेटवर्क तार और अन्य सेवाओं के लिए कोई अन्य पाइप या तार मास्टर पाइप में डाला जा सकता है और भूमिगत के माध्यम से वितरण नेटवर्क के माध्यम से हर घर तक पहुंच सकता है। केबल डालना दिल्ली में बनने वाले किसी भी नए घर को सभी या कुछ सेवाओं का उपयोग करने और तदनुसार भुगतान करने के विकल्प के साथ इस मास्टर पाइप नेटवर्क से जोड़ा जाना चाहिए। मास्टर पाइप अवधारणा के लाभ एक ही पाइप के जरिए कई सेवाएं दिल्ली के हर घर तक पहुंच सकती हैं। तेल, गैस, बिजली, पैसा, श्रम, पानी, कागज, समय आदि में बहुत बचत। सड़कों और अन्य स्थानों पर मास्टर पाइप डालने के लिए प्रत्येक सेवा के लिए अलग अलग कई बार खुदाई करने के बजाय केवल एक बार खुदाई करनी होगी। बिलिंग और बिलिंग राशि का संग्रहण आसान हो सकता है क्योंकि बिल केवल उन सेवाओं के लिए जारी किया जा सकता है जो उपयोगकर्ता उपयोग कर रहा है। इस राशि को एजेंसियों के बीच उनकी उपयोग की गई सेवाओं की मात्रा के लिए वितरित किया जा सकता है। मरम्मत रखरखाव को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है और इसलिए यह अधिक कुशल हो सकता है क्योंकि विभिन्न सेवाओं के लिए कई कॉल सेंटरों के बजाय मास्टर पाइप की शिकायत के लिए केवल एक कॉल सेंटर की आवश्यकता होती है, जिससे दक्षता बढ़ सकती है। मानक मास्टर पाइप का निर्माण किया जा सकता है जो गुणवत्ता बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसी तरह और भी कई फायदे पानी बचाने के लिए इनोवेटिव इंटेलिजेंट शॉवर और नल का डिजाइन, वाष्पीकरण द्वारा हवा में बहने वाले पानी को कम करने के लिए तालाबों पर प्लास्टिक शीट।